हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस। और इसमें हम लोग का चैप्टर चल रहा था प्रकाश का प्रवर्तन, जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे बाबू। तो पिछला क्लास तक इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि अवतल दर्पण का उपयोग और उसका उपयोग क्यों किया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ चुके थे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या चीज संबंध। इतना पढ़ने के बाद हम एक टाइप का क्वेश्चन भी किए थे। उसका बाद फिर हम क्या स्टार्ट किए थे, उसका बाद हम स्टार्ट किए थे कि किसी भी दर्पण को हम लोग किस तरह से मतलब पहचान सकते हैं। तो हम लोग पहला मेथड बताए थे कि किसी दर्पण को पहचान सबसे पहले कि वो अवतल है कि उत्तल है कि समतल है। तो पहला था हम लोग स्पर्श करके पहचान सकते हैं। और दूसरा था क्या चीज बाबू, तो बिना स्पर्श किए हुए पहचान सकते हैं। अगर आप ये सभी बातें नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो का क्या चीज जाओ, इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद उस पिछला वीडियो को देख कर आओ, तब ये वीडियो देखना स्टार्ट करो। ठीक, आप लोग से हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे वाला सारा बात क्या किए होंगे, याद करके आए होंगे। ठीक, और पिछले वाला बात जितना हम पढ़ाए हैं टॉपिक, वो सारा का सारा रिवीजन करते होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते होंगे, तभी आप लोग के ये वीडियो फायदामंद होगा, वरना फायदामंद नहीं होगा। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन का। जो पहला टॉपिक है आज का, वो टॉपिक रहेगा समतल दर्पण का प्रयोग। ठीक, मतलब उपयोग। अब समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम लोग पहला पॉइंट बोल सकते हैं ना कि समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग रूम में किया जाता है। जैसे कि हम लोग बड़ा बड़ा मॉल में जाते हैं ना, तो वहां पर चेंज रूम रहता है ना, तो वहां पे कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाबू, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा प्रयोग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि समतल दर्पण का प्रयोग क्या चीज में किया जाता है, चेहरे को देखने में किया जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक लिख सकते हैं। टॉपिक मेरा क्या चाहिए छोटे, तो टॉपिक है समतल दर्पण का प्रयोग। समतल दर्पण का उपयोग। अगर प्रयोग लिखने का इरादा है तो प्रयोग लिखिए या उपयोग। तो पहला उपयोग अभी हम आप लोग के क्या चीज बताएं बाबू, तो पहला उपयोग बताएं कि इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग कांची में किया जाता है, ड्रेसिंग रूम में किया जाता है। कौन सी रूम में किया जाता है, ड्रेसिंग रूम में किया जाता है, रूम में किया जाता है पहला। दूसरा उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका उपयोग क्याची में किया जाता है बाबू, तो इसका उपयोग चेहरा को देखने में किया जाता है। चेहरा देखने में काची किया जाता है, किया जाता है। ये दो बात आप लोग का समझ में आया। तो इस तरह से समतल दर्पण क्या चीज हो गया बाबू, खत्म हो गया। उसका बाद अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो देखो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहला जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना बाबू, वो किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में। साइड मिरर मतलब पार्श्व दृश्य, मतलब जो हम लोग लॉकिंग गिलास उसी को बोलते हैं। ठीक, जो पीछे को देखता है। तो पहला है इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, या पार्श्व दृश्य इसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग गली और सड़कों पे देखोगे ना, तो स्ट्रीट लाइट कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है, तो स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। तो हम लोग इसका क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, तो हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो क्या है, तो हम लोग का है कि उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग। अच्छा, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है छोटू, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका उपयोग वाहन के साइड मिरर में किया जाता है, मिरर में किया जाता है। दूसरा क्या है बाबू, तो दूसरा में हम लोग लिख सकते हैं कि इसका उपयोग कांची में किया जाता है बाबू, तो स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, लाइट में किया जाता है। ठीक,
मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि उत्तल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग कांचे में किया जा रहा है तो साइड मिरर में किया जा रहा है, वाहन के साइड मिरर में, और दूसरा उपयोग कांचे में किया जा रहा है तो स्ट्रीट लाइट में किया जा रहा है। अब हम लोग का एक एनसीईआरटी क्वेश्चन बनता है कि बताओ ना कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के ही साइड मिरर में किया जाता है, क्यों? तो देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन का साइड मिरर में इसलिए किया जाता है बाबू, क्योंकि उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता था? आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता था। बताओ, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता था या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आप लोग अगर याद किए होंगे तो आप लोग का पता होगा कि इससे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है इसमें। तो इस कारण से क्या होता है ना कि इसको साइड मिरर में इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो पीछे से वाहन आ रहा है ना उसको प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो? तो सीधा, आभासी और सीधा प्राप्त हो। साथ ही साथ गाड़ी से जो वाहन पीछे आ रहा उससे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो, वाहन ही हो लेकिन छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो। तब ना हम लोग का क्या, इतना छोटा ऐनक में उतना बड़ा गाड़ी दिखाई देता है। समझ रहे हो कि ना? तो हाँ, तो अगर हम लोग का क्वेश्चन इसमें क्या चीज बनेगा छोटू? तो इसमें हम लोग का एक क्वेश्चन बनेगा, क्या चीज है क्वेश्चन बाबू? कि उत्तल दर्पण का उपयोग, क्या चीज रहेगा? उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में किया जाता है, क्यों? साइड मिरर में किया जाता है, क्यों? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में किया जाता है, साइड मिरर में किया जाता है, क्यों? अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या चीज बोलेंगे बाबू? हम लोग लिखेंगे, क्योंकि मतलब हम लोग पूरा लिखने का मतलब है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके द्वारा, इस दर्पण के द्वारा, क्योंकि इस दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, अच्छा, वस्तु को हम लोग बिंब भी बोल सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वो आभासी सीधा तथा वस्तु से कैसा बाबू? वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, छोटा प्राप्त होता है, तथा साथ ही साथ इस दर्पण का दृष्टि परास अधिक होता है, जिसके कारण पीछे से आने वाले गाड़ी को, आगे से आने वाली गाड़ी को लिख सकते हैं, जिसके कारण आगे से आने वाली वाहन को पीछे से आने वाली वाहन को साइड देने में सुविधा होता है, साइड देने में क्या चीज होता है बाबू? साइड देने में सुविधा होता है। तो इसी गुण के कारण अब उत्तल दर्पण का उपयोग कांचे में किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग
वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। साइड मिरर में किया जाता है। साइड मिरर में किया जाता है। तो देखो बाबू, इस तरह से क्या है, तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज है बाबू, इसका हम लोग डिफिनेशन बोल सकते हैं, इसका आंसर बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में इसलिए किया जाता है ताकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। साथ ही साथ उत्तल दर्पण का दृष्टि पारस क्या होता है, अधिक होता है। तो जिसके कारण क्या होता है ना कि आगे से आने वाले वाहन को, पीछे से आने वाले वाहन को साइड देने में क्या चीज होता है, सुविधाजनक होता है। मतलब छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो सुविधा नहीं होगा। आप लोग कभी बैठोगे ना, बाइक पे ही बैठना, तो आप लोग देखना बाइक को, अगर हाईवे पे जाओगे ना तो बाइक का देखना और बड़ा गाड़ी आते रहेगा तो उसको देखना। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, पता चल जाएगा कि बड़ा गाड़ी एक छोटा गाड़ी के रूप में पता चलता है। ठीक, मतलब बहुत उसका प्रतिबिंब छोटा कर देता है, जिसका कारण से हम लोग का पता चल जाता है कि पीछे से गाड़ी है, तो हम लोग एक साइड हो जाते हैं, फिर साइड देने में क्या चीज हो जाता है बाबू, सुविधा होता है। तो अगर आप लोग का ये बात आज की समझ में आई तो इसको क्या करो बाबू, स्क्रीनशॉट करो, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग क्या कर लिए होंगे बाबू, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब यहां से हम लोग का जो सेकंड टॉपिक आज का पढ़ना है वो टॉपिक है चीन परिपाटी। क्या चीज पढ़ना है बाबू, चीन परिपाटी पढ़ना है। अब यहां से आप लोग याद रखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, चीन परिपाटी, चीन परिपाटी, इसको हम लोग का पढ़ना है। अब देखो चीन परिपाटी क्या होता है से आप लोग समझना। देखना बाबू, किसी भी दर्पण में, किसी भी हम लोग गोलीय दर्पण में क्या होता है ना कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी वास्तविक और उल्टा बन जाता है, तो कभी काल्पनिक और सीधा बन जाता है। ठीक है, तो कभी वास्तविक और उल्टा बनता है, कभी काल्पनिक और सीधा बनता है। तो इस अंतर को बताने के लिए, इस अंतर को बताने के लिए हम लोग जिस नियम का प्रयोग करते हैं बाबू, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का चीन परिपाटी कहते हैं। याद समझ में आया बात को, समझ में क्या आया बात आप लोग का, हम क्या बोले कि किसी भी क्या होता है ना कि चीन परिपाटी में किसी भी गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी वास्तविक और उल्टा बन जाता है, तो कभी काल्पनिक बनता है। और यही अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम लोग जिस नियम को काची करते हैं, पालन करते हैं, जिस नियम को पालन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, चीन परिपाटी कहते हैं। तो क्लियर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं किसी दर्पण के, लिखो डिफिनेशन लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं, किसी दर्पण में, किसी दर्पण में या किसी गोलीय दर्पण में लिखते हैं, किसी गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कभी कभी वास्तविक, कभी वास्तविक तथा, कभी वास्तविक तथा तथा कभी काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक बनता है, बनता है। इस स्थिति को तो लिखते हैं, तो इस स्थिति को, तो इस स्थिति को, स्थिति को बताने के लिए, बताने के लिए, बताने के लिए जिस नियम का, जिस नियम का, जिस नियम का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, करते हैं, तो
उसे दर्पण का काची बोलते हैं बाबू, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो उसे दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यहां तक आप लोग की बात समझ में आया? अगर यहां तक बात समझ में आया ना बाबू, तो इसमें हम लोग एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे जिससे हम लोग का थोड़ा और बेटर समझ में आएगा कि चिन्ह परिपाटी को हम लोग किस फॉर्म में और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, हम एक प्रकार का अवतल दर्पण छाप रहे हैं। कौन सा दर्पण छाप रहे हैं? अवतल। आप लोग का मन होगा तो आप लोग उत्तल भी छाप सकते हो, मतलब अवतल उत्तल कुछ भी छाप सकते हो, इसमें दोनों में ये बात कॉमन नजर आएगा। तो हम कौन सी दर्पण छाप रहे हैं छोटू? तो हम छाप रहे हैं आप लोग के सामने एक प्रकार का अवतल दर्पण। और बताओ, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? बोलो बोलो, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? याद है? अगर याद है बाबू तो बहुत बढ़िया, मेरा गुड विशेष आप लोग का हमेशा साथ है। अगर नहीं याद है तो याद करो, ठीक? समझ रहे हो कि ना? खुद में अपना आप में ईमानदारी रखोगे ना, तभी आगे पहुंच पाओगे, क्योंकि यह ऑनलाइन है, ना आपको टीचर देख रहा है, ना आपको से टीचर कभी मिलेंगे। समझ रहे हो कि ना? ठीक, मतलब जो भी करना है आप ही स्टूडेंट है ऑनलाइन क्लास में, और आप ही टीचर हैं। खुद अपना आप को गाइड कीजिए, खुद अपना आप से याद कीजिए और खुद अपने आप से सुनिए। समझ रहे हो कि ना? ये ऑनलाइन फॉर्मेट में यही थोड़ा सो होता है ना बाबू, कि आपको टीचर से कोई मतलब नहीं हो जाता है। पढ़ें, अगर आप याद कर रहे हैं तो अच्छा बात है। ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो जादू की छड़ी आपके हाथ पर पड़ेगा। ऑफलाइन में यही बात होता है, लेकिन ऑनलाइन में ये सारा बात नहीं होता है। आपको ईमानदारी खुद पर करना होगा, ठीक? तो अभी आगे बढ़ पाइएगा। समझ रहे हो कि ना? इसी तरह से हम लोग देखेंगे ना कि बहुत सारा स्टूडेंट में कंसिस्टेंसी नहीं बना होता है। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बना होता है बाबू? जो आप पीछे क्लास में पढ़े हैं ना, उस क्लास को याद ही नहीं किए हो, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आए बाबू तो पीछे क्लास वाला पॉइंट को रिलेट करेगा इस क्लास से, और पीछे वाला तुम्हारा याद ही नहीं है। तो बताओ भाई, कंसिस्टेंसी रहेगा? नहीं, बंद करके चल दोगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई टीचर नहीं है कि तुम जा रहे हो तो बोलोगे मैं आई गॉड सर, तो हम लोग बोलेंगे वाई। समझ रहे हो कि ना? ठीक, तो इस बात पर तुम लोग ध्यान देना। कंसिस्टेंसी का मतलब रेगुलर पढ़ाई। अगर आप पीछे क्लास वाला पढ़ के आ रहे हैं, ठीक, जिस समय आप एक हैबिट बनाइए। हैबिट क्या बनाइए? रूटीन बनाइए कि आपको साइंस कौन सी समय में पढ़ना है और आपको मैथ कौन सी समय में पढ़ना है। ठीक, जैसे मेरा हैबिट क्या है बाबू कि साइंस को सुबह में अपलोड करते हैं और मैथ को कब अपलोड करते हैं, वीडियो जाती है यूट्यूब पे तो शाम में जाती है। तो ये मेरा हैबिट है रेगुलर का। आप भी हैबिट बनाइए कि अब आप लेक्चर कौन सा टाइम में अटेंड करते हैं, और अगर उस टाइम में अटेंड करते हैं तो अपना आप के पूछिए कि अगर हम नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं तो क्या पिछला लेक्चर याद है क्या? ठीक, अगर याद है तो फिर आइए, अगर याद नहीं है तो उसको याद करने का प्रयास कीजिए, उसका बाद यहाँ आइए। तभी आप लोग का क्या है बाबू फायदा, ना तो सारा का सारा चैप्टर पढ़ जाओ फिर बोलोगे कि ऑनलाइन नहीं। समझ रहे हो कि ना? तो थोड़ा सा देख ले, यहाँ पे आ जाओ। तो देखो, वापस आओ इसी के साथ। इस सारा बात इसलिए बताना जरूरी है ना, क्योंकि पढ़ाना थोड़ी मैटर करता है, किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ाना ये मैटर करता है। बढ़िया। तो देखो बाबू, चिन्ह परिपाटी क्या है, तो हम लोग ये सारा बात बताया, और आप लोग का हम क्या बोले कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हम क्या बताए थे कि वैसा दर्पण जिसका बाहर वाला भाग रंगा हुआ आता है और अंदर वाला भाग धसा हुआ रहता है, तो उसी के तो अवतल दर्पण बोलते हैं गुरु। समझ रहे हो कि ना? अब देखो, अवतल दर्पण ये छाप दिए, उसका बाद यहाँ से कुछ बीच से प्रकाश के किरण जाएगा। देखो आप लोग का फिर एक जगह और मजा लेते हैं। ये हो गया एफ और ये हो गया सी। अब तुम लोग का एक क्वेश्चन और पूछते हैं, देखते हैं पीछे वाला कितना आप लोग का कहानी क्लियर है। और अगर पीछे वाला कहानी क्लियर नहीं है तो आइए, मुस्कुराइए, फिर जाइए, कोई फायदा नहीं आने से ऐसा। देखो, ए हो गया पी, ए हो गया एफ, ए हो गया सी। पी बोले तो पोल ध्रुव, एफ बोले तो फोकस और सी बोले तो वक्रता केंद्र। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि यदि किसी अवतल दर्पण में
किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। क्या चीज है छोटे? चलो नहीं तो इसमें देखो, यदि किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है, मान लो वस्तु है। क्या चाहिए छोटे? वस्तु है। इसको हम लोग लिख देते हैं वस्तु ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई लिख देते हैं, वस्तु की ऊंचाई। और वस्तु के ऊंचाई को हम लोग एचओ से सूचित करते हैं। इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये वस्तु है। किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखा गया? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया। तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर आप लोग पिछला 3 क्लास पहले वाला याद किए हैं तो आप लोग बता दिए होंगे कि इसका प्रतिबिंब बनेगा सर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। समझ रहे हो कि ना? इस तरह से। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए डैश और इसको नाम दे देते हैं बी डैश। और प्रतिबिंब को हम लोग डॉट डॉट कर समझा देते हैं। इससे आप लोग का कहानी क्या हो जाएगा? क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया प्रतिबिंब और प्रतिबिंब। क्या चीज बाबू? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बोल सकते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? एच आई से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं बबुआ? एच आई से। तो बताओ, अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि वास्तु ऊंचाई क्या है, तो वास्तु की ऊंचाई को ही वास्तु ऊंचाई कहते हैं। प्रतिबिंब ऊंचाई क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या चीज कहते हैं? प्रतिबिंब ऊंचाई कहते हैं। इस टाइप को तो क्वेश्चन लिखाने का जरूरी ना है आंसर नहीं। अब देखो तो सर आप बताना क्या चाहते हैं, तो देखना आप लोग ध्यान देना। यहां से आप लोग का 2 पॉइंट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे हम लिखा रहे हैं आप लोग का। सुनिएगा, पहला क्या आएगा दोस्त? तो पहला आएगा बबुआ आप लोग का कि बताओ बाबू वास्तु दूरी क्या है? वास्तु दूरी। और वास्तु दूरी के अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या चीज लिखते हैं बाबू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और वास्तु दूरी क्या है तो सुनिएगा आप लोग, वास्तु दूरी क्या है? तो अब बताओ बाबू कि यहाँ मान लो ना कि ए मान लो वस्तु है और ए मान लो ध्रुव है। अब बताओ वास्तु दूरी क्या है? तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? वास्तु दूरी। ठीक, तो बताओ छोटू, आप लोग इसको बोल सकते हो कि ना कि ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? वास्तु दूरी। तो हम लोग लिख दो कि ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच के दूरी को काची बोलते हैं? बीच के दूरी को वास्तु दूरी कहते हैं। वास्तु दूरी कहते हैं। वास्तु दूरी कहते हैं। ठीक। अच्छा, एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं ना कि देखो वास्तु दूरी को क्या चीज से सूचित किए हैं बाबू? यू से, स्मॉल यू से सूचित किए हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे स्मॉल यू से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। मतलब वास्तु दूरी को क्या चीज से सूचित किया जाता है बाबू? स्मॉल यू से सूचित किया जाता है। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग का और यहाँ पे बनता है कि बताओ प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं? क्या चीज बनता है बाबू? प्रतिबिंब दूरी। अब देखो छोटू, प्रतिबिंब दूरी क्या है? तो बताओ, अगर तुम लोग वास्तु दूरी बता सकते हो तो क्या प्रतिबिंब दूरी नहीं बता सकते हो? तो प्रतिबिंब दूरी क्या है? तो हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? प्रतिबिंब, ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच के दूरी को क्या चीज कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को बोल सकते हैं कि इसको भी से सूचित किया जाता है छोटू। प्रतिबिंब दूरी क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो लिखो यहाँ पे डिफिनेशन, ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच के दूरी
बीच के दूरी को क्या चीज बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। बताओ इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है? तो देखो हम यहाँ पे किस चीज से सूचित किया है, तो स्मॉल भी से, भी से, तो लिख सकते हैं इसे स्मॉल भी से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है बाबू? स्मॉल भी से सूचित किया जाता है। अच्छा एक पॉइंट इसमें एक और आता है। एक और पॉइंट क्या चीज आता है बाबू? तो इसमें एक और पॉइंट आता है ना कि फोकस दूरी क्या है। तो बताओ फोकस दूरी के आप लोग डिफिनेशन नहीं बता सकते हो क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ध्रुव से लेके फोकस के बीच के दूरी को क्या चीज बोलते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो इसका भी डिफिनेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या चीज बाबू? तो फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को क्या चीज बोलते हैं बाबू? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को क्या चीज बोलते हैं बाबू? फोकस दूरी कहते हैं। अगर यहां से हम लोग बोलें कि फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं छोटू? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसे एफ से सूचित किया जाता है। एफ से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग का क्या चीज हो गया बाबू कि वस्तु और परध्रुव के बीच को दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, इसे यू से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसे भी से सूचित किया जाता है। उसका बाद क्या बोले? फोकस। फोकस मतलब किसी ए वाला यहां से लेके यहां तक के मतलब फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू? फोकस दूरी कहते हैं। अगर आप लोग का यहां तक बात समझ में आ गया है तो हम यहां से क्या करते हैं छोटू? तो यहाँ पे तक अगर बात समझ में आ गया ना तो इसको आप लोग क्या करो? नोट करो। उसका बाद नोट करो या स्क्रीनशॉट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो मेन पॉइंट आने वाला ना अब है, ये भी मेन पॉइंट था लेकिन इस मेन पॉइंट का ही बेसिक पॉइंट था। तो आप लोग इसको क्या करो? नोट करो। तो अब हम लोग क्या चीज देखेंगे बाबू? अब हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ना है। आप लोग फिगर छाप लिए हैं तो कोई बात नहीं, और फिगर नहीं भी छापे हैं तो कोई बात नहीं, अबरी में फिगर जरूर छाप लीजिएगा, ठीक है जी। और अगर आप पीछे फिगर छाप चुके हैं तो इस फिगर को फिर से छापिएगा तो कोई प्रॉब्लम होने वाला में से नहीं है, क्योंकि अब मेरा यहाँ चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण के लिए देखो हम लोग क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का अंग्रेजी में लिखा जाता है साइन कन्वेंशन। ठीक, चिन्ह परिपाटी क्या वो हम बताएं। अब देखो अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में देख, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा भी बनता था, काल्पनिक और सीधा भी बनता था। तो वास्तविक और उल्टा के लिए तो हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग काल्पनिक और सीधा के लिए दिखाएं तो कुछ इस तरह से काची बनता था बाबू, प्रतिबिंब बनता था, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं A1 और B1, A' और B' दे सकते हैं। और देखो इस ध्रुव से लेके यहां तक का बीच का दूरी है वो क्या कहलाया? प्रतिबिंब दूरी, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। अब देखो अवतल दर्पण में बताओ छोटे, पहला पॉइंट आएगा ना। अच्छा इसमें हम लोग एक पॉइंट और देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा पेन ने यूज किया? ब्लू पेन, ब्लैक पेन ने यूज किया। देखो वक्रता केंद्र से लेकर के फोकस के बीच के दूरी, ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं छोटू? आर से सूचित करते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि ना? तो अगर हम लोग पहला पॉइंट लिखें कि बताओ ना अवतल दर्पण में जो वक्रता के त्रिज्या होता है
वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। अच्छा, इसको से पहले पढ़ने से पहले हम लोग एक पॉइंट हम थियोरेटिकल बोल देते हैं। उस पॉइंट को अगर आप लोग का राइट डाउन करने का मन होगा ना तो कर लीजिएगा, अगर आप लोग का राइट डाउन करने का मन नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा। तो देखो, एक हम थियोरेटिकल बात बोलते हैं, फिगर यही रहेगा, सुनिएगा कौन सी बात है से। देखो, हम लोग क्या जानते हैं बाबू, तो आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे मैथ का, और क्लास 10 में भी मैथ, अगर आप लोग बेसिक मैथ पढ़े होंगे ना, नहीं तो इस प्रकार का मैथ हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाएंगे। तो देखो, जो ऊपर का होता है ना मूल बिंदु, एक दूसरा को जो वहां पे जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, और मूल बिंदु के ऊपर की ओर को हम लोग बोलते हैं वाई एच, और नीचे की ओर को हम लोग बोलते हैं काची छोटे, एक वाई डैश एच। दाया की ओर मूल बिंदु से दाहिना तरफ एक्स एच बोलते हैं, और मूल बिंदु से बाया तरफ को क्या चीज बोलते हैं बाबू, तो मूल बिंदु से बाया तरफ को हम लोग बोलते हैं एक्स डैश एच। ठीक, आप लोग हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग मूल बिंदु के बाया तरफ जाते हैं तो इधर बाया की तरफ सभी दूरियां क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आप लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब मूल बिंदु के बाया तरफ की सभी दूरियां क्या चीज होगा बाबू, ऋणात्मक होगा। तो बताओ, मूल बिंदु के दाहिना तरफ की सभी दूरियां क्या होगा, धनात्मक होगा। एक बात क्लियर, यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम ना, नहीं प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अब देखो, इस मूल बिंदु के ऊपर की ओर सभी दूरियां क्या चीज होगा बाबू, धनात्मक होगा, और इस मूल बिंदु के नीचे की ओर सभी दूरियां क्या चीज होगा बाबू, ऋणात्मक होगा। ठीक, बात समझ में आई। मतलब मूल बिंदु के बाईं और सभी दूरियां ऋणात्मक, मूल बिंदु की दाईं और सभी दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु के ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक, और मूल बिंदु के नीचे की ओर सभी दूरियां क्या चीज हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अब देखो, यहां से हम लोग इसको आप लोग का थोरोली बात याद रखना है। ठीक, अब इसको भी नोट पॉइंट लिखाते चले तो पता चला कि 50 पेज के तो तुम लोग का क्या चीज हो गया है, नोट्स कॉपी हो गया है। तो फिर देख के ही डिमोटिवेट हो जाओगे कि भाई साहब 50 पेज है, कैसे याद करें। तो उसको थ्रोली आप लोग समझने का प्रयास क्या करो। हर चीज याद नहीं किया जाता है, याद वही चीज किया जाता है जो माइंड में जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता है। अगर आप लोग याद को भी याद करोगे तो टाइम पास करो, स्वागत है आपको का, क्योंकि टाइम इज मनी, तो मनी इन्वेस्ट करो। ठीक, तो देखो बाबू, अवतल दर्पण के लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या चीज बोले कि अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बाबू, अगर किसी अवतल दर्पण में जो फोकस है क्या चीज, वक्रता त्रिज्या होता है ना, और वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। तो अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या चीज होता है, प्लस प्लस भी ई, प्लस और भी ई लिखें तो समझ जाइएगा पॉजिटिव होता है। मतलब इसको हम लोग अगर ब्रैकेट में लिखें तो क्या चीज होता है बाबू, धनात्मक होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बताओ छोटू, सॉरी ऋणात्मक होता है, धनात्मक आप लोग का नहीं लिखना है। क्या चीज लिखना है छोटे, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों लिखना है, क्यों, अब ऋणात्मक हम लोग का इसलिए लिखना है छोटे, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। देखो, ये ऋणात्मक है क्योंकि यह मूल बिंदु के बाईं तरफ है। ठीक, इसलिए ऋणात्मक होगा। इस तरह से अगर हम लोग बोलें कि बताओ फोकस दूरी क्या होगा बाबू, फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को आर से सूचित करते हैं। तो फोकस दूरी भी क्या होगा अवतल दर्पण में, ऋणात्मक होगा। क्या चीज होगा छोटे, ऋणात्मक। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट देखें बाबू, तो थर्ड पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो वस्तु का ऊंचाई होता है, वस्तु के ऊंचाई को क्या चीज से सूचित करते हैं, एच ओ से सूचित करते हैं। तो वस्तु के ऊंचाई आप लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो बताओ ये ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर, तो वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर है, तो ये क्या चीज होगा बाबू, पॉजिटिव होगा। क्या चीज होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अगर हम लोग अब यहां तक कहानी क्लियर हो गया, तो अब हम लोग एक और बात लिख सकते हैं कि देखो प्रतिबिंब दूरी क्या, वस्तु दूरी क्या होगा, तो वस्तु दूरी को हम लोग क्या चीज लिखते हैं बाबू, तो वस्तु दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं, और वस्तु दूरी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव को हम लोग लिख सकते हैं ऋणात्मक होगा।
यहाँ तक बात समझ में आया। प्रतिबिंब वस्तु का ऊंचाई धनात्मक है तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू, धनात्मक। यहाँ तक कहानी ठीक ठाक। अगर यहाँ तक आप लोग की कहानी ठीक है तो हम लोग यहाँ तक की पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ये 4 पॉइंट तो आप लोग का यूनिवर्सल याद रखना है कि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है, अवतल दर्पण में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होगा, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा क्या चीज होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, अब हम लोग क्या चीज, हम क्या बोले थे कि अवतल दर्पण में कि 2 प्रकार का काची बनता है बाबू, तो अवतल दर्पण में 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। पहला जो हम लोग का है वो कौन सा मेथड है, पहला जो है वो होता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तो बताओ बाबू प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी को काची से सूचित करते हैं, भी से, और प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव होगा, क्या चीज होगा, नेगेटिव। इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज बाबू, ऋणात्मक। ठीक, अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा छोटे y डैश h की तरफ होगा, और y डैश h की तरफ नीचे की ओर है तो बताओ नीचे की ओर, मूल बिंदु से नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होता है। तो प्रतिबिंब ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई के HI से सूचित करते हैं, ये भी क्या चीज होगा बाबू, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होगा। ये तो हो गया प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो अब हम लोग का जो सेकंड पॉइंट है, जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में एक और प्रतिबिंब, एक टाइप का और प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। कैसा होता है बाबू, काल्पनिक और सीधा बनता है। अब बताओ काल्पनिक और सीधा बनेगा तो दर्पण के पीछे बनता था, देखो अवतल दर्पण के पीछे बना हुआ है। अब बताओ दर्पण के पीछे बना हुआ है तो प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है। तो बताओ भी मूल बिंदु के एक्स अक्ष के तरफ है कि मूल बिंदु के एक्स डैश अक्ष के तरफ है, तो आप लोग बोलोगे एक्स अक्ष के तरफ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी है, अगर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा बनेगा तो ये भी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी कैसा होगा बाबू, धनात्मक होगा। कैसा होगा बाबू, धनात्मक। इसी तरह से अगर हम लोग प्रतिबिंब ऊंचाई देखें जिसको हम लोग HI से सूचित करते हैं, तो प्रतिबिंब ऊंचाई बताओ मूल बिंदु से y अक्ष की तरफ है कि x अक्ष, x y डैश अक्ष की तरफ है। तो आप लोग बोलोगे ना कि जो HI है ना, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, मूल बिंदु से y अक्ष की तरफ है, और जब y अक्ष की तरफ होगा बाबू तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, मतलब कैसा होगा चिन्ह, तो चिन्ह परिपाटी इसका होगा धनात्मक। तो ये हो गया क्या चीज, धनात्मक। मतलब आप लोग का यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है। क्यों होता है हम बताएं। ठीक, फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह मूल बिंदु के बाईं तरफ की दूरियां है। ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर है, y अक्ष की तरफ है, तो इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस तरह से वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी के देखा जाए तो क्या है बाबू, नेगेटिव हो गया। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यह मूल बिंदु से बाईं तरफ है। ठीक, इसका बाद देखो हम क्या बोले, अवतल दर्पण में 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तो बताओ बाबू प्रतिबिंब बाएं तरफ ही बनेगा मूल बिंदु के, और मूल बिंदु के बाएं तरफ बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब दूरी क्या चीज हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर मूल बिंदु के नीचे इस साइड ही बनेगा तो देखो ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई किस साइड होगा, y डैश अक्ष की तरफ होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा तो वस्तु देखो जो प्रतिबिंब है बाबू वो दर्पण के पीछे बनेगा, तो इसी कारण से या एक्स अक्ष की तरफ बनेगा, मतलब दायां की ओर बनेगा, तो प्रतिबिंब दूरी क्या चीज हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया, ऊपर की ओर है, मतलब y अक्ष की तरफ है, तो धनात्मक हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया। तो इतना बात आप लोग का समझ में आएगा। यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, किस तरह से पूछा जाता है तो अभी आप लोग टेंशन मत लो,
जब एग्जाम नजदीक आएगा, जब टेस्ट पेपर बनाएंगे इससे रिलेटेड, तो वहां पे आप लोग का क्या किया जाएगा बाबू, दिया जाएगा। ठीक, तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं किए हो तो इसको क्या करो छोटू, स्क्रीनशॉट करो। फिर हम उत्तल दर्पण के लिए क्या करते हैं बताते हैं, क्या चीज बताएंगे, तो चीन परिपाटी। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आप लोग क्या कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग पॉइंट आगे बढ़ते हैं, और पॉइंट क्या है छोटे, तो हम लोग किसका बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। कौन सा दर्पण में पढ़ेंगे बाबू, चीन परिपाटी के बारे में, तो उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण के सबसे पहले आप लोग का फिगर आना चाहिए। और उत्तल दर्पण का आंतरिक सतह क्या चीज होता है, रंगा होता है, और बाहर वाला सतह क्या चीज होता है, उभरा होता है। और इस तरह से उत्तल दर्पण में क्या चीज होता है बाबू, फोकस होता है, ध्रुव होता है, इस जगह पे फोकस होता है, इस जगह पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक, और अगर किसी उत्तल दर्पण में हम लोग अनंत पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बाबू, तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ये हो गया वस्तु दूरी, और इसका प्रतिबिंब कुछ इस साइड से हम लोग बोल सकते हैं फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, या ध्रुव फोकस के बीच बनता है। तो हम लोग इसको फोकस पर ही ले रहे हैं। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिएगा अच्छा से आप लोग। तो इस तरह से हम लोग डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। अब देखना छोटे, प्रतिबिंब ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। अच्छा, इसको a डैश और b डैश से सूचित करते हैं, और वस्तु दूरी को वस्तु की ऊंचाई के a और b से सूचित करते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, समझ रहे हो कि ना, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर इतना बात आप लोग का समझ में आया तो हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि बताओ छोटू कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु का ऊंचाई होता है, एचओ होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या चीज होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा, पता है आप लोग का, क्योंकि यह वाई अक्ष के ऊपर की ओर है। ठीक, उसका बताओ बाबू प्रतिबिंब वस्तु दूरी देखो तो ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु की बाईं ओर की दूरिया क्या होता है, ऋणात्मक, तो हम लोग माइनस नेगेटिव कर देंगे। अगर हम लोग त्रिज्या देखें उत्तल दर्पण में, वक्रता त्रिज्या, तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि यह मूल बिंदु के दाईं ओर है। अगर हम लोग फोकस दूरी देखें तो ये भी क्या चीज हो जाएगा बाबू, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम लोग प्रतिबिंब दूरी देखें तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी मूल बिंदु के दाहिना ओर है, मतलब एक्स अक्ष की तरफ है। इसी तरह से अगर हम लोग हाइट ऑफ इमेज देखें बाबू तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि उत्तल दर्पण में सिर्फ क्या चीज नेगेटिव होता है, तो उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी नेगेटिव होता है, बाकी बात सारा चीज क्या चीज होता है बाबू, सारा चीज पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आप लोग का आज बहुत अच्छा से क्या हो गया, चीन परिपाटी समझ में आ गया। यही वाला बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज था। तो अगर आप लोग का क्या चीज हुआ है, यहाँ तक कहानी सब ठीक ठाक हो गया है, सब बहुत अच्छा से समझ में आ गया है, तो आप लोग वीडियो को क्या करो, लाइक करो। उसका बाद क्या कर सकते हो बाबू, इस वीडियो के अपना सहपाठी क्लासमेट में, अपना से छोटों में क्या कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग और हेल्प करना चाहते हो और मेरा एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो, इस तरह से चैप्टर खत्म करवाना चाहते हो, तो क्या करो, चैनल का साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो। दूसरा बात क्या है कि अगर आपको लगता है कि कुछ रिमूव करने का जरूरी है इस लेक्चर में, और कुछ अटैच करने का जरूरी है, कुछ सबमिट करने का जरूरी है, तो आप लोग अपना अच्छा कमेंट इसमें क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक, अपना कमेंट मतलब फीडबैक भेजना नहीं भूलें। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय। तो जय हिंद।